अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्क और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स अबाउट वर्क, पावर के साथ डील करेंगे एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और अपने प्रीवियस कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। सो व्हेन वर्क इज़ डन, तो वर्क किसी भी बॉडी पे उस वक्त होता है जब फोर्स एक्ट करेगी बॉडी पे और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे अब एक दीवार है, दीवार के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो इस फोर्स की वजह से दीवार के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं होगी, तो उसकी वजह से वर्क भी ज़ीरो होगा। इसी तरह एक इंसान है, ठीक है, वो वेट उठा के खड़ा हुआ है, काफ़ी वेट उसने उठाया हुआ है, तो उस वेट की वजह से, उस वेट पर उसने फोर्स तो लगाई हुई है, लेकिन अगर वो डिस्प्लेसमेंट तय नहीं कर रहा तो उसका जो वर्क है वो ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर फोर्स लग रही है, तो इस फोर्स की वजह से जो ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, जिसको हमने ज़ाहिर कर दिया डी से, और फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बना रही है थीटा। तो इससे वर्क हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? वर्क जो है इस ब्लॉक पे लगने वाली फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट है मतलब वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, और डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है थीटा, उसके साथ हम कॉज यूज़ करते हैं। सो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉज थीटा। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वर्क जो है प्रोडक्ट है फोर्स का और कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं वर्क जो है वो प्रोडक्ट है डिस्प्लेसमेंट का और कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए, हम जो फोर्स है वो एफ है और डिस्प्लेसमेंट जो है डी है। आप देखें फोर्स का कंपोनेंट, फोर्स को टू कंपोनेंट में अगर हम रिजॉल्व कर लें तो ये फोर्स का कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, ये कंपोनेंट है फोर्स का एफ साइन थीटा। तो वर्क जो है प्रोडक्ट है फोर्स के उस कंपोनेंट का जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है? एफ कॉस थीटा। इसलिए एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई डी कर लें तो एफ डी कॉस थीटा सेम फार्मूला हमारे पास आएगा। सो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यूनिट्स की बात कर लें वर्क की, तो वर्क का यूनिट जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल एंड जूल इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर। अदर यूनिट्स वर्क के कौन से हैं? किलोवाट आवर भी यूज़ होता है, ये इलेक्ट्रिकल मीटर्स में जो एनर्जी की कैलकुलेशन होती है किलोवाट आवर में होती है। कैलोरी होता है, कैलोरी जो है ये बायोलॉजी में ये टर्म यूज़ होती है कि किस फूड में कितनी कैलोरी एनर्जी है। अर्ग जो है भी वर्क का एक यूनिट है, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी वर्क का एक यूनिट है, ये इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल टर्म्स में। और आर्क भी पीछे हम दूसरे सिस्टम में देख चुके हैं यूनिट 1 में। तो वर्क का जो बिगेस्ट यूनिट है वो है किलोवाट आवर, और स्मॉलेस्ट यूनिट जो है इन 5 यूनिट्स में से स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यूनिट्स के आपस में रिलेशन भी दिए हुए हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर और 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Kilowatt hour is equal to 3.6 megajoule and calorie is equal to 4.18 joule. 1 joule is equal to 10 raised power 7 erg and electron volt is equal to 1.6 multiply 10 raised power minus 19 joule. ये सारी टर्म्स आपने लेक्चर की एक बात आपने याद करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं दो वेक्टर हों, जैसे ये वेक्टर शो किए हुए हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। तो कोई से भी दो वेक्टर हो, उनके दरमियान जो मैक्सिमम एंगल है वो 180 डिग्री हो सकता है। 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान नहीं हो सकता। अगर आप इसको कह दें कि ये वेक्टर है तो आप दूसरा वेक्टर ये ड्रा कर लें, तो आपने एंगल यहाँ से ये जो एंगल है ये नहीं मापना। एंगल जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो शॉर्टेस्ट इधर ये बनेगा और ये 180 से कम होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस 180 ही आ सकता है, 180 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता। अब वर्क के हम कुछ केसेस देख लेते हैं। वर्क मैक्सिमम कब होता है? व्हेन वर्क इज मैक्सिमम, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो है 0 डिग्री हो तो वर्क मैक्सिमम होगा। कि वर्क जो है वो है एफ डी कॉस थीटा। तो जब एंगल 0 होगा, कॉस 0 इधर पुट करें तो वो बराबर आ जाएगा, कॉस 0 इज इक्वल आ जाएगा एफ डी के। तो इस केस में वर्क जो है मैक्सिमम होगा, क्योंकि कॉस 0 बराबर है 1 के, 1 मल्टीप्लाई होगा तो एफ डी आएगा।
वर्क मैक्सिमम का हाफ कब होगा? मैक्सिमम का हाफ होगा जब दोनों के दरमियान एफ डी के दरमियान एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 60 बराबर होता है 1/2 के। वर्क ज़ीरो कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, डिस्प्लेसमेंट यूँ हो और फोर्स इसके परपेंडिकुलर हो। इस केस में कॉस 90 जो है, कॉस 90 की बात कर लें, कॉस 90 विल बी ज़ीरो। तो वर्क इस केस में क्या होगा? ज़ीरो होगा। और वर्क नेगेटिव कब होगा? वर्क नेगेटिव होगा जब एंगल 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री पे वर्क नेगेटिव होगा क्योंकि कॉस 180 इज इक्वल टू -1। अब एरिया ऑफ एफ डी ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाए तो इस ग्राफ का एरिया हमें वर्क बताएगा। एरिया ऑफ एफ डी ग्राफ इज इक्वल टू वर्क। और अगर फोर्स, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए ग्राफ है, अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एफ कॉस थीटा और डी के दरमियान, डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। और वर्क कैलकुलेट करने के लिए इस ग्राफ को हम छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, फिर हर स्टेप का इंडिविजुअल एरिया निकाल के उन सबको हम ऐड अप कर लेते हैं। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल ना हो, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई एंगल बन रहा हो, फिर भी ग्राफ एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट डी के दरमियान प्लॉट किया जाएगा। अब पॉजिटिव वर्क हमने यहाँ पे देखा कि 0 डिग्री पे वर्क मैक्सिमम था और पॉजिटिव वर्क है, और 180 पे भी वर्क मैक्सिमम है, लेकिन ये वर्क जो है नेगेटिव है। तो इस पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क का क्या मतलब है? पॉजिटिव वर्क का मतलब है एनर्जी ऑफ सिस्टम इज़ इंक्रीजिंग, और नेगेटिव वर्क का मतलब है एनर्जी ऑफ सिस्टम इज़ डिक्रीजिंग। यानी कि अगर आपके पास किसी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, वर्क पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है वो वर्क जब सिस्टम पे किया गया तो उस वर्क के नतीजे में सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई। अगर वर्क आपके पास नेगेटिव आ रहा है किसी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन का, तो उसका मतलब है उस वर्क के नतीजे में उस सिस्टम की एनर्जी जो थी वो कम होगी, डिक्रीज होगी। और अगर वर्क ज़ीरो आ रहे, इसका मतलब है एनर्जी ऑफ सिस्टम कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। एमसीक्यू देख लें। वर्क डन इन ग्राफ इज़, तो ग्राफ है, इस पर 10 न्यूटन की फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट आगे कवर हो रही है 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। तो ये इंटरवल बने हुए हैं, 2 मीटर का इंटरवल ये है, उसके बाद 2 मीटर का इंटरवल ये है, उसके बाद 2 मीटर का इंटरवल ये है। फोर्स 10 न्यूटन है, वर्क हमने बताना है। तो वर्क एफ डी ग्राफ का एरिया जो है वर्क देता है हमें। तो फर्स्ट जो ये एरिया है इसका वर्क हम निकालेंगे, जो हाइट है मल्टीप्लाई यहाँ पे इसकी बेस से, तो 10⁻20 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका हम निकालेंगे, तो ये भी 2 का इंटरवल है, 2 मीटर का। तो इधर जो फोर्स है वो माइनस की डायरेक्शन में चली गई है, तो यहाँ पे फोर्स -10 है, -10 न्यूटन। तो इस केस में वर्क जो है 20 आएगा, लेकिन नेगेटिव 20 आएगा। और इस केस में अगेन यहाँ पे पॉजिटिव 20 आ जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन में पढ़ के टाइम वेस्ट होगा, इसलिए डायरेक्ट हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्क है इसका ये एरिया जो है पॉजिटिव एरिया है और ये नेगेटिव एरिया, ये आपस में काट जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ ये वाला एरिया बचेगा जो वर्क देगा। तो 2 × 10 20 होगा, यहाँ पे चार्ली आंसर करेक्ट होगा। ये इसकी कैलकुलेशन भी दी हुई है। वर्क इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इंटरवल का 10 × 2, ये 20 फर्स्ट इंटरवल का था। उसके बाद सेकंड इंटरवल का, उसमें जो फोर्स है वो नेगेटिव है, इसलिए इस इंटरवल का वर्क -20 है। और ये थर्ड इंटरवल का है, ये दो आपस में कट गए, तो 20 जो हमारा वर्क था। सेकंड एमसीक्यू देख लें। यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स है और ये 15 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हुई है। वर्क डन इन ग्राफ इज, तो इस ग्राफ में दो एरिया बन रहे हैं। एक एरिया रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर एरिया है, और अगला इस एरिया जो है ये ट्रायंगुलर एरिया है। तो हम दोनों का, रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उन दोनों को आपस में ऐड अप कर लेंगे। तो एरिया अंडर ग्राफ इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल की जो बेस है वो 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर डिस्टेंस है, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो 10 न्यूटन है। तो रेक्टेंगल का एरिया जो है 10 × 10 वो 100 आ गया। ट्रायंगल की बेस दे यहाँ पे देखें तो 10 से 15 मीटर तक जो डिस्टेंस है, यहाँ पे 5 मीटर का इंटरवल है, और परपेंडिकुलर ट्रायंगल का 10 न्यूटन है।
तो ट्राइंगल का एरिया आ गया 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, वो 25 आ गया। तो टोटल वर्क 125 जूल। करेक्ट आंसर इज डेल्टा 125 जूल। नेक्स्ट यहाँ पे एमसीक्यूज है कि हमारे पास W1 इनके वर्क 1 W1 है प्लस 250 जूल और W2 है माइनस 250 जूल। तो हमने केसेस बताने देखने इसमें से कौन सा करेक्ट है। W1 ग्रेटर होगा W2 से, W2 ग्रेटर होगा W1 से, या दोनों बराबर होंगे या कोई भी नहीं। तो इस केस में करेक्ट आंसर जो है वो चार्ली है, क्योंकि इसका मतलब पॉजिटिव 250 जूल का मतलब है कि पॉजिटिव 250 जूल वर्क करके किसी भी सिस्टम पे उसकी एनर्जी बढ़ाई गई। तो जब उस पर नेगेटिव 250 जूल वर्क हुआ तो जितनी एनर्जी बढ़ी थी उतनी एनर्जी कम होगी। तो ये जो साइन है इसके साथ ये एनर्जी को शो करता है कि एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है। इसका मैग्नीट्यूड से कोई तल्लुक नहीं है। और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, इसलिए दोनों केसेस में मैग्नीट्यूड सेम है, वर्क जो है वो सेम होगा। सिंबल सिर्फ इतना बता रहे हैं कि एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है। तो जितनी एनर्जी 250 जूल से बड़ी थी उतनी नेगेटिव 250 जूल से कम होगी। ये दोनों जो है वो बराबर हैं, इससे चार्ली आंसर जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लें। एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑफ 15 न्यूटन and 25 Newton respectively, due to which it covers a distance of 10 meter with constant speed, then work done by force is चार्ली 0 वर्क 0 जूल। तो इस केस में वर्क 0 क्यों है, फोर्स तो लग रही है, डिस्टेंस का भी उन्होंने क्या है कवर हो रहा है, तो वर्क 0 क्यों आया। ये याद रखिए, हर एमसीक्यूज आपको कोई ना कोई न्यू कंसेप्ट देगा। अब इस एमसीक्यूज में जो की वर्ड है वो है कांस्टेंट स्पीड। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही थी लेकिन उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रही, स्पीड चेंज नहीं हुई। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि वर्क जो है वो बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के और चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। यानी वर्क इज इक्वल टू वर्क एफ डी इज इक्वल टू 1/2 mvf² माइनस vi², एफ डी इज इक्वल टू mgh2 माइनस mgh1, वर्क इज इक्वल टू 1/2 kx2² माइनस 1/2 kx1²। ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। दिस इज वन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने वर्क का बताने के लिए सिर्फ ये नहीं देखना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल्कि हमने ये भी देखना है कि सिस्टम की एनर्जी पे इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। अब इस एमसीक्यूज में स्पीड जो थी उसकी वो कांस्टेंट थी, स्पीड फोर्स लगने से चेंज नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई। यानी इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था फोर्स लगने से पहले उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, फोर्स के बाद भी वही काइनेटिक एनर्जी है। जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई तो डेल्टा के ई जब ज़ीरो है, डेल्टा के ई जब ज़ीरो के बराबर था तो उसका जो वर्क आएगा वो भी ज़ीरो के बराबर ही आएगा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 था इसलिए वर्क भी 0 हुआ, 0 जूल इसका आंसर है। चार्ली आंसर इज करेक्ट। यहाँ पे फिर एक एमसीक्यूज देख लें। अ कार इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स इट कम्स इन रेस्ट एंड कवर्स 20 मीटर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। If same car is moving with 150 meter per second, then applying brakes, distance covered by car before coming to rest is। अब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 50 मीटर पर सेकंड थी, ब्रेक अप्लाई करने से 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करके वो रुक गई। फिर उसकी वेलोसिटी अगर हम फर्ज कर लें कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 150 है तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। बीटा आंसर इज करेक्ट 180 मीटर। किस तरह, सोल्यूशन देख लें। सोल्यूशन देख लें एमसीक्यूज का कि फर्स्ट एफ एच इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू 1/2 mvf² माइनस vi²। तो ब्रेक अप्लाई करने से vf जो थी वो 0 हो गई, इस वजह से vf² की जगह 0 आ गया, तो वर्क आ गया -1/2 mvi²। तो इस रिलेशन से हम देख सकते हैं जो डिस्टेंस s है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है vi² के। तो फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड थी, सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड थी। यानी इनिशियल केस की निस्बत जो सेकंड केस था उसमें वेलोसिटी जो है वो 3 टाइम्स बढ़ गई है।
तो जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 3 टाइम्स बढ़ गई है तो इसका स्केल लें तो 9 स्केल। इसका मतलब जो डिस्टेंस है, पहले जो डिस्टेंस था फर्स्ट केस में, उसकी निस्बत सेकंड केस में जो डिस्टेंस है वो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो 9 टाइम इनिशियल फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस था वो 20 मीटर था, सेकंड केस में अब डिस्टेंस कितना होगा, 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो 9 टू द 180 मीटर। सो सेकंड केस में जो डिस्टेंस कवर होगा वो 180 मीटर होगा। MCQs है अगेन कि अगर एक ट्रक है उसकी काइनेटिक एनर्जी है 700 जूल और एक साइकिल है उसकी भी काइनेटिक एनर्जी है 700 जूल, तो कौन सा केस इस केस कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा। मोर वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ट्रक एज कम्पेयर टू साइकिल, ये बात ठीक लग रही है। लेस वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द साइकिल एज कम्पेयर टू ट्रक, सेम वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ट्रक एंड साइकिल, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं ऑप्शन अल्फा को करेक्ट कर देंगे क्योंकि ट्रक बड़ा है तो ज़्यादा वर्क की ज़रूरत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्क जो है उसका आंसर हमने एनर्जी के लिहाज से देना है। जब काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, साइकिल और ट्रक दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो उनको रोकने के लिए जो वर्क है वो भी सेम वर्क रिक्वायर्ड होगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक। सो सेम वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप साइकिल एंड ट्रक। चार्ली ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है।